बच्चों अब अपन कुछ सवाल कर लेते हैं बीसीएस के। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सवाल पूछेगा कि सिंपल सिंपल सवाल है कुछ, अपन इसके कर लेते हैं, इतने कर लो बहुत हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, सवाल क्या दे रखा है अच्छे से पढ़ो। क्या दे रखा है सवाल? सवाल में आपको ये दे रखा है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक है। क्या दे रखा है? अच्छे से देखिएगा ना, एक मिनट। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, देखो सवाल पढ़ो। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक मतलब एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, ये आपको पता है। एक एएमयू की ऊर्जा होती है 931.5 होती है। अगला सवाल इम्पोर्टेंट है, क्या पूछा है? त्रिज्या। ए का मान आपको देखते ही पता चल जाएगा। ये ए का मान कितना हो गया? 64। 64 वाग नहीं वाग की ऊपर वाली संख्या किसको बताती हैं? ए को बताती हैं। तो आर का फॉर्मूला होता है आर नोट ए की पावर 1/3। 64 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आर बराबर 4.8 फर्मी मीटर हो जाएगा। आर नोट का मान कितना होता है? 1.2 होता है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 4.8 फर्मी मीटर हो जाएगी। अगला सवाल, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसको दर्शाती हैं? आपको पता होना चाहिए किसी भी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उसके स्थायित्व को बताती है। किसको बताती हैं? स्थायित्व को। अगला सवाल, ये जो तारों पे ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण होती हैं? आपको पता है ये होती हैं ताप नाभिक के संलयन के कारण। किसके कारण होती हैं? ताप नाभिक के संलयन। वो संलयन हमेशा हल्के नाभिकों का होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? सी, हल्के नाभिकों के संलयन के कारण। वहाँ क्या होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र होता है। 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलके हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी उत्पन्न करते हैं। इसको अपन प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र कहते हैं। द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? परिवर्तित नहीं रहते हैं, तो आपको पता है घनत्व। किसी भी नाभिक का घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ये पता होना चाहिए। अगला सवाल इंपॉर्टेंट, दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है और उसकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछे, तो आपको पता है ये आप अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया था। किसमें बताया था? थ्योरी में। देखो थ्योरी में आपको अभी मैंने बताया था, एक बार अच्छे से देख लो। थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया था? R1/R2 का मान होता है द्रव्यमान संख्या। A1 कितना देखा है? 3/81 की पावर 1/3। 3 से 81 कितनी बार कटेगा? 27। 27 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1:3। 1:3 पूछेगा परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं, ये तो सबको पता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कौन सी समभारिक है? तो देख लो किनकी द्रव्यमान संख्या समान है। द्रव्यमान संख्या किसकी समभारिक पूछे ना? बिल्कुल। द्रव्यमान संख्या आप देखना डी की सेम है। क्या है? डी में उसकी भी पी की भी 30 है और एस आई की भी कितनी है? 30। तो आंसर कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगला अपन को एक नाभिक का प्रतीक दिया हुआ है और पूछे इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे। मेरे को पता है, आपको पता है, निकालना आता है। ये ऊपर वाली संख्या किसको बताती है? जेड आपको पता हो जाएगा यहाँ से। ये सवाल बहुत आसान, ऐसे सवाल तो आपसे होने चाहिए। देखो इस सवाल में मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये तो किसको बताएगा? आपको प्रोटॉनों की संख्या। और 226 - 88 किसको बता देगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो, किसी परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है। ये आंसर बच्चों सही नहीं है। ये अगर अपन को कुछ नाभिक दिया ही नहीं, या तो पूछता मध्यवर्ती नाभिकों की 30 से लगाकर 170 तक प्रति न्यूक्लियन औसत ऊर्जा कितनी होती है, तो अपन बोल रहे थे 8 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये सवाल ऐसे बनना चाहिए था। इसने सवाल तो बनाया लेकिन थोड़ा सा ऐसे बोलता, 30 से लगाकर 170 तक जो नाभिक होते हैं उनकी औसत प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है, तो आंसर आता 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला सवाल पूछा है, नाभिक के बल होते हैं कैसे परास के होते हैं? लघु परास के। आकर्षी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्रतिकर्षी होते हैं लेकिन जब इनकी मध्य दूरी बहुत कम हो जाए, उसको छोड़ो, एक बार आकर्षी होते हैं और आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित नाभिकीय समीकरण में x क्या हो सकता है? इधर देख लो, अभिक्रिया को बैलेंस करना आना चाहिए। यहाँ कितना है? 4 है। यहाँ कितना है? 2 है। 6 इस साइड है। इस साइड कितना है? 6। इसका मतलब x का z तो कितना हो जाएगा? 0।
जेड कितना हो जाएगा एक्स का 0, ऊपर इसका कितना है 9 और 4 13, ऊपर कितना हो जाएगा +1। ये बताओ क्या होता है? मेरे हिसाब से 0n1 आपने कभी लिखा होगा न्यूट्रॉन। क्या होता है 0n1? क्या होता है न्यूट्रॉन। तो कौन सा कण हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। आपको पता है ये नीचे वाली संख्या हमेशा आपको आवेश के बारे में जानकारी देता है, ऊपर वाली संख्या किसके बारे में जानकारी देता है? मास के बारे में। ऐसा कौन सा कण है जिस पर आवेश तो 0 है और मास 1 AMU के बराबर है? तो कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन। अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, आंसर आ जाएगा। परमाणु बम का विस्फोट का क्या कारण होता है? इसके विस्फोट का कारण तो होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यानी नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु बम में होती है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होता है? हीलियम परमाणु जुड़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं? वो देखो, आपको पता है बीटा संयुक्त तो करते हैं, अल्फा संयुक्त करते हैं। अल्फा संयुक्त मतलब हीलियम के नाभिक को उत्पन्न करते हैं। बीटा संयुक्त मतलब बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का संयुक्त होता है, बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का संयुक्त नहीं होता है। तो बताओ 16 का आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए 2 शर्तें लिखिए। ये अभिक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर होती हैं। आर और ए के मध्य संबंध R = R0 A⁴ AMU की क्या होती है परिभाषा लिख सकते हो। विखंडन की परिभाषा, संलयन की परिभाषा लिख सकते हो। 1 ग्राम के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? ये भी आपको पता है 9 × 10⁻³ जूल होती है। नाभिक के बल के गुणन, ये आसान। आइंस्टीन की समीकरण आपको पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं? भारी नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने आप टूटते हैं और अल्फा बीटा गामा कणों का अपने में से उत्सर्जन करते हैं, जिसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। नियंत्रित और अनियंत्रित का उदाहरण दो। नियंत्रित का उदाहरण है नाभिकीय भट्टी, अनियंत्रित का उदाहरण है परमाणु बम। ताप नाभिकीय अभिक्रिया को प्रयोगशाला में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये नाभिकीय अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है, 10⁹ केल्विन पे, और अपन ऐसा बर्तन नहीं बना सकते जो इतने टेम्परेचर को सहन कर सके। समभारी किसको कहते हैं? पता होना चाहिए। सूर्य व तारों पर कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया होती है? तो आपको पता है सूर्य व तारों पर होती हैं ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। रेडियो एक्टिव समय में कौन कौन से कण निकलते हैं? अल्फा बीटा गामा। बीटा संयुक्त से परमाणु क्रमांक में क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पता होना चाहिए। अगर बीटा माइनस संयुक्त हो रहा है, कौन सा संयुक्त हो रहा है? अगर बीटा माइनस संयुक्त हो रहा है तो -1 इसको लिखा जाता है -1 बीटा 0। क्या लिखा जाता है? -1 बीटा 0। तो बीटा संयुक्त होता है, अगर मान लो बीटा माइनस संयुक्त हो रहा है, क्या हो रहा है? माइनस संयुक्त, तो ये तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि कर देगा। कितने की वृद्धि कर देगा? परमाणु क्रमांक में एक संख्या की वृद्धि कर देगा। कैसे वृद्धि करेगा? मान लो कोई x है, क्या है x, इसका परमाणु क्रमांक 5 है और इसकी द्रव्यमान संख्या मान ली 10 है। द्रव्यमान संख्या कितनी मान ली? मैं इधर लिख रहा हूँ। जैसे एक मान लो 5 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 10 है। ये खुद में से मान लो किस में टूट रहा है? y में। और साथ में क्या निकाल रहा है? बीटा। मान लो माइनस बीटा निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है? बीटा माइनस बीटा। तो बताओ इसको -1 को बैलेंस करने के लिए y का परमाणु क्रमांक कितना होना पड़ेगा? 6 होना पड़ेगा। और द्रव्यमान संख्या तो कितनी होती है? 10 होनी पड़ेगी। तो जब भी बीटा संयुक्त होता है, बीटा माइनस संयुक्त होता है, द्रव्यमान होता है बीटा संयुक्त, तो परमाणु क्रमांक में एक संख्या की वृद्धि हो जाती है। और ये अगर बीटा प्लस संयुक्त होता है तो परमाणु क्रमांक में एक की क्या आ जाती है? कमी। याद रखना, ये अच्छे से पता होना चाहिए कि सर बीटा माइनस सही होगा तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ेगा और अगर बीटा प्लस सही होगा तो परमाणु क्रमांक 1 घटेगा। अब देख लो अगली चीज़ें, आपको ये चारों सवाल आने चाहिए। लघुरात्मक बहुत आसान है, मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं। तो ये मेरी तरफ से ये चैप्टर होता है कम।